मेरी शादी एक कम उम्र खूबसूरत लड़की से हो गई थी। मेरी कम उम्र की पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी। वह तो अभी अभी जवानी के चौखट पर कदम रखी थी, लेकिन मैं मजबूरी के कारण कनाडा चला गया। फिर 8 महीने के बाद वापस आया। मेरी पत्नी को देखकर मैं खुद ही हैरान रह गया, क्योंकि मेरी पत्नी बिना कपड़ों के बेड के साथ बंधी हुई थी। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। उस लड़की से शादी करके मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन मैं कमाने के लिए शादी के 3 महीने के बाद ही कनाडा चला गया था और मेरे जाने से वो बहुत रो रही थी कि मैं ना जाऊं। मुझे लगा जैसे वह डर की वजह से रो रही है। उसके रोने की वजह पूछी तो वह एकदम से घबरा गई, पर मैं मजबूर था, किसी कारण कनाडा चला आया। लेकिन वो मुझसे बात भी ना करती थी। अब मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। गुस्से के कारण मैं वापस हिंदुस्तान चला आया था कि उसका दिमाग ठीक कर दूं, लेकिन जब मैं अपने घर पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लगा हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था और अपने आस पड़ोसियों से पूछने लगा कि मेरी पत्नी और मेरे घर वाले कहाँ पर हैं। अभी ये सब मैं पूछ ही रहा था कि मुझे घर के अंदर से हल्की सी चीखने की आवाज़ें सुनाई दी थी। मैंने जल्दी से दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर चला गया तो ये देखकर हैरान हो गया, और मैं जो ही वापस जाने के लिए पलटा तो मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी हुई थी, जैसे मैं यहाँ किसी को छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैंने घबराकर एक नज़र हर कोने पर दौड़ाई थी। आस पड़ोस और मोहल्ले वाले भी यहाँ से जा चुके थे। जब उन सबको पता चल गया था कि मैं कनाडा से वापस लौट आया हूँ तो सभी लोग मुझसे मिलने के लिए आ गए थे, लेकिन फिर दरवाजे पर बताते हुए बोले, तुम्हारे यहाँ से कनाडा जाने के बाद 3 महीने के बाद यहाँ पर ताला लग गया था और उसके बाद हम इस घर में किसी को भी आते जाते नहीं देख रहे थे। पता नहीं तुम्हारी पत्नी भी यहाँ से कहाँ चली गई। मोहल्ले वालों के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत से खड़ा रहा और मेरे दिमाग में ये बात भी चलती रही कि पता नहीं मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी के साथ क्या कुछ हो गया था। फिर मैं अपने घर गया तो मेरी माँ ने भी यही सब कहा। मुझे कुछ पता नहीं और मेरी माँ मुझसे कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने मोहिनी को कहा था कि मेरे पास आकर रहो, मगर उसने साफ साफ मना कर दिया था। मैं तो उसके मना करने पर ही बहुत हैरान हुई थी। उसे जोर भी देने लगी थी, तुम अकेले यहाँ पर क्या करोगी, मगर वह अपनी बात को लेकर जिद पर अड़ी थी, क्योंकि उसे वहीं पर रहना था। सो मैंने भी उसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। फिर 1-2 हफ्ते के बाद जाकर देखा तो तुम्हारे घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस में भी पूछा तो उन्हें कुछ पता नहीं था। माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर माँ मुझे कहने लगी, मुझे तो ऐसा लग रहा था वह खुद घर छोड़कर चली गई होगी। अगर चली भी गई है तो मिल जाएगी, तुम इन बातों को लेकर ज़्यादा परेशान मत होना। माँ मुझे अब तसल्लियाँ दे रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ पर ढूंढूं। मुझे तो अब सोच सोच कर नींद भी नहीं आती थी, इसलिए नींद की गोली खाकर सोने के लिए लेट गया था। कुछ टाइम के बाद मुझे नींद भी आ गई थी। पता नहीं कितनी देर यूं ही सोता रहा। फिर गहरी नींद में गया तो अचानक मुझे एक अजीब सा सपना आया। सपने में मोहिनी आई थी और वो मेरे सपने में बहुत ज़्यादा रो रही थी और कह रही थी कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे इन दरिंदों के हवाले करके चले गए, मुझे जानवरों जैसा समझते हैं और मुझे जानवरों की तरह रखते भी हैं। तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हो, मुझे बचा लो इन दरिंदों से, ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं जैसे ही उसे तसल्ली देने के लिए उसके आगे बढ़ा तो मेरा सपना ही टूट गया था। मैं चिल्ला चिल्ला कर मोहिनी को बुला रहा था, लेकिन वह हकीकत में मेरे सपने में आई थी। मैं घबरा कर कमरे की हर एक कोने को देखने लगा। मैं यहाँ माँ के घर अपने बिस्तर पर मौजूद था। मैं जल्दी से उठा और पानी का गिलास उठाकर घटाघट पीने लगा। उसके बाद मैं अपना मोबाइल उठाकर घर से बाहर आया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ ना जाऊँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। बेचैनी के साथ ही मैं वापस अपने घर चला आया। दरवाजे पर ताला अब तक वैसे के वैसे ही लगा हुआ था, बल्कि उस पर हल्का सा जंग भी दिखाई दे रहा था। मेरे पास ताले की चाबी भी थी। मैंने चाबी लगाकर ताला खोला तो सारा घर वीरान पड़ा हुआ था। मैं अंदर आया तो हर एक कोने को देख रहा था। सारे कमरे बंद पड़े थे। उन्हें खोलकर देखा तो सारा घर वैसे का वैसा पड़ा था। मैं अंदर आया तो हर एक कोने को देखकर रो रहा था। सारे कमरे भी बंद पड़े थे। उन्हें खोलकर देखा तो वैसे ही बिखरा पड़ा था। मोहिनी के कपड़े बेड पर बिखरे हुए थे। उसका मेकअप भी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी मेकअप करके यहाँ से गई हो। किचन में गया तो वहाँ पर चूल्हे पर सब्जी की तरी वैसी की वैसी पड़ी हुई थी। सब्जी से अलग सी गंध बह रही थी। पानी का गिलास, चाय के जूठे बर्तन। जैसे जैसे मैं उन सब चीज़ों को देखता जा रहा था मुझे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। सारे का सारा घर ऐसा ही गंदा पड़ा हुआ था।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी 5 मिनट के लिए बाहर गया हो कि मैं थोड़ी देर के बाद आकर समेटती हूँ, मगर फिर वापस पलटा ही ना हूँ। मैं यहीं पर खड़े खड़े मोहिनी की मम्मी को फ़ोन करने लगा। वह भी अब रोते हुए बोली, हमने अपनी बच्ची की शादी तुमसे की। जब से वह इस घर से ब्याह कर गई है, तुमने तो उसके सारे रिश्ते नाते ही हमसे ख़त्म कर दिए हो। मैंने कहा, आंटी मैं यही बताने वाला था आपको, लेकिन उन्होंने मेरी बात काट दी और बोली 2 महीने पहले ही मेरी बच्ची ने किसी और के फ़ोन से फ़ोन किया था और कहने लगी वो अपने पति के पास कनाडा जा रही है। पता नहीं अब आपसे बात हो पाएगी या नहीं। फिर मैंने अपनी बेटी से जल्दी से कहा, बेटी बात क्यों नहीं होगी? तो वह रोते हुए मुझसे बोली कि मम्मी पुष्कर बहुत गुस्से वाले हैं। फिर इतना ही कहा था कि फ़ोन कट हो गया था और आज तुम मुझसे फ़ोन करके कह रहे हो अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याह कर। मैंने तो जैसे उसे नर्क में झोंक दिया हो। वह ये कहकर फूट फूट कर रो रही थी, जबकि मैं बिल्कुल हक्का बक्का उनकी बातों को सुन रहा था। मोहिनी कनाडा तो कभी नहीं गई थी, ना ही मैंने उसे बुलाया था और ना ही मैंने कभी उसे मना किया था कि वह अपने घर वालों से कोई बातचीत ना करे। मुझे तो उन सब बातों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि शुरू के दिन में मैं खुद ही उसे अक्सर पूछा करता था, आज तुमने अपने मायके में बात की है या नहीं? अगर नहीं की है तो मैं खुद ही उसे अपने सामने बिठाकर फ़ोन करवाता। अब अगर वो अपने मायके भी नहीं गई थी तो फिर कहाँ जा सकती है? मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। मैंने फ़ोन काट कर फिर एक दो जानने वाले को फ़ोन मिलाया, मगर उन्होंने भी कहा कि हमें पता नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ पर है, वह नहीं जानते। और वहीं चारपाई पर अपना सर पटक कर बैठकर काफ़ी देर यूं ही बैठा रहा। मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसके माँ बाप मेरे फ़ोन करते मेरे घर पहुँचे और यहाँ उन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस को भी बुला लिया गया था। मैं भी उन लोगों के साथ थाने चला गया। उनका कहना था कि मैंने ही उनके बेटी के साथ कुछ किया है, उनकी बेटी लापता है। पुलिस भी पूरी छानबीन करने लगी। पुलिस को कोई भी सुराग ना मिला। पुलिस ने उनको धमकाया था, तुम्हारी बेटी 2 महीने से गायब है और तुम अब रिपोर्ट लिखा रहे हो। और तुम्हारी बेटी तो अलग रहती थी, उसको कोई टॉर्चर करने वाला भी तो नहीं था। मैं भी कनाडा में रहता था, मेरे पास पूरा प्रूफ था। पुलिस ने मुझे छोड़ दिया था। मैं सीधा अपने घर चला आया। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी पत्नी इसी घर में है, लेकिन मैंने घर के हर एक कोने को छान मारा था, लेकिन वह मुझे कहीं भी नहीं मिली। लेकिन मुझे ये एहसास बार बार हो रहा था, उसकी खुशबू मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही थी। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद मैं चुप से वापस चला आया। अब मेरा मुंह फिर से थाने की तरफ था। वहाँ पर जाकर मैंने मोहिनी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवा दी थी। उन्होंने रिपोर्ट तो लिखी थी, मगर उनसे मुझे कोई भी हौसला दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे पत्नी को गुम हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। रिपोर्ट तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। पुलिस वाले बहुत कुछ बातें कर रहे थे। किडनैप करने वाले तो कब का किडनैप कर लिया होगा, न जाने वो अब कहाँ होगी। आपको रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर अंदर लिखवानी चाहिए थी, मगर आपने लापरवाही की है, तो अब हम आपको यकीन नहीं दिलवा सकते। लेकिन आपकी पत्नी को ढूंढने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैं अब यहाँ से भी मायूस होकर निकला था। जब यहाँ से मैं बाहर आया तो एक जगह पर बहुत भीड़ लगा हुआ था। लोग वहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। शायद कोई बाबा थे जो इस शहर में नए आए थे, अपनी शक्तियों की वजह से बहुत मशहूर हो गए थे। मैं अपना सर झटकार वहाँ से जाने लगा। एक आदमी की बात मेरे कानों में पड़ी थी, अरे जब से मैंने बाबा के दरबार में लंगर चढ़ाई है तो मेरी सारी परेशानी दूर हो गई है। बस अब यही प्रार्थना करता हूँ, बड़ी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। मैं आश्चर्य से उन दोनों औरतों को देखने लगा जो न जाने कौन सी दुनिया की थीं। यही प्रार्थना अगर वह अपने घर पर बैठकर करती तो मुझे भरोसा था उन्हें ये बिना वजह के लंगर और पैसे लुटाने की नौबत ही नहीं आती। जाहिल लोग। मैंने अपना सर झटका और वहाँ से चला आया। हर तरफ से अब मैं मायूस हो चुका था। भगवान से भी रो रो कर अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता था। मुझे यकीन था उसके साथ ज़रूर कोई हादसा हुआ होगा और मुझे यूँ धोखे देकर नहीं जा सकती। मेरी शादी माँ ने अपनी पसंद से करवाई थी, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं था। शादी के बाद ही मेरी कनाडा में नौकरी लग गई थी। जब माँ को ये बात पता चली तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, मगर मोहिनी रोने लगी। मैंने उसे चुप करवाया तो वह नरमी से बोली, मैं नहीं चाहती आप मुझे छोड़ कर जाएँ। आपके बिना मैं अकेली रह जाऊंगी, क्या करूंगी। मैंने उसे काफ़ी दिलासे दिए। फिर मेरे जाने का टाइम भी करीब आया तो मैं अपनी पैकिंग में पूरी तरह से उलझ गया। उन दिनों मैं ध्यान ही नहीं दे पाया। मोहिनी काफ़ी रोने लगी थी। वह एक दिन रोते हुए बोली, पुष्कर क्या आप मेरा हाल खबर लेते रहेंगे? क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरानी से पूछा। वो अपने दिल पर हाथ रखकर बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप चले जाएंगे तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मतलब मैं उसकी बात समझ नहीं पाया था। वे काफ़ी डरती हुई कहने लगी, मुझे बचपन से ही सच्चे सपने आते हैं। ये बात उसने एक दो बार मुझसे पहले भी बताई थी। मैंने ज़्यादा ध्यान ना दिया था, मगर अब वह जब ये बात कर रही थी
तो मैंने हैरानी से पूछा, कुछ देखा तुमने सपने में? वह उलझकर बोली, यही समस्या है, सपने में जो इशारा होता है उसे मैं समझ नहीं पाती हूँ, और वह जब सच्चा हो जाता है तभी इशारे की मुझे समझ आती है। बस अब मैंने ऐसा सपना देखा है जैसे आपको मैं एयरपोर्ट पर चढ़ाकर मैं किसी कुएं में गिर गई हूँ और आप भी मुझे नहीं बचा सकते। फिर मंजर बदलकर एक और सपना आया जिसे मैं बेहोश हूँ और बहुत से लोग मेरे आसपास जमा हैं और मैं सबकी बात सुन रही हूँ। हर कोई मुझसे बात करना चाहता है। वह सोचते हुए ये सब कह रही थी। मैं जो अपना बैग बंद कर रहा था अचानक से उसके पास आया और कहा, कैसा सपना, इसका क्या मतलब हो सकता है? वरना मैं सिर हिलाकर बोली, मुझे सच में नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और क्यों दिखाई दे रहा है। मुझे किसी बात का पता नहीं, बस एक एहसास दिल में मजबूती से जकड़ा हुआ है। आप जाएंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मत जाइए मुझे छोड़कर। ये कहकर वो मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उस वक्त तो मोहिनी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया था, क्योंकि तब मुझे सिर्फ बाहर जाने का शौक़ सता रहा था। मेरे पापा भी कनाडा में ही काम करते थे, उनकी मृत्यु हो गई थी तो उन्हीं की जगह पर मैंने अप्लाई किया हुआ था। बाहर जाना मेरे बचपन का सपना था। अब जब मोहिनी ये सब कुछ कह रही थी तो उसे तसल्ली देने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं बचा था, क्योंकि उसके लिए मैं अपना सपना नहीं छोड़ सकता था। बड़ी मुश्किल से तो मौका मिल रहा था बाहर जाने का, ऐसे कैसे छोड़ता। तुम परेशान मत हो, वैसे ही तुम्हारा वहम होगा। मेरी बात पर वो मना करती हुई बोली, अगर कुछ हो गया तो फिर? मैंने नरमी से पूछा, क्या शादी के बाद तुम्हें कोई हकीकत का सपना आया? 3 महीने हो गए हैं ना हमारी शादी हुए, इस बीच क्या तुम्हें कुछ ऐसा वैसा दिखाई दिया या सच हुआ है? उस पर ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बल्कि सपने आने ही बंद हो गए हैं। इस बात पर मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर क्यों परेशान हो रही हो मोनी? हो सकता है तुम परेशान हो तभी ये तुम्हारी दिमागी सोच हो। गलत मत सोचो, ऐसा वैसा कुछ भी न होगा। अब मुझे ये बताओ, कल मैंने जाना है तो पति को ऐसे परेशान करके भेजोगी? तुम मजबूत बनो, जब तक मैं नहीं आता तुम्हें मेरे लिए अपने आप को संभाल कर रखना होगा। शादी के 3 महीने बाद ही माँ ने सबको अलग अलग घर दे दिया था। मेरा बड़ा भाई भी अपना अलग घर बनाकर वहीं पर रहता था और मेरा भी यही सोच था। इसलिए भविष्य में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, बस सुलह से हम सब अलग हो जाएं। कोई खुशी या कोई गम का मौका हो तो हम इकट्ठे मिल बैठे। मेरे समझाने पर वह चुप हो गई। अगले दिन सब घर वाले मिलकर मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ने गए। मैं पूरा रास्ता मोहिनी को देखते आया था। वह अभी भी बेचैन थी। रात को जब मैंने उसे तसल्ली दिया था उसके चेहरे पर वैसा कुछ भी नहीं था। वह बार बार मुझे देखती, कुछ कहना चाहती थी, फिर चुप हो जाती। लेकिन मैं बड़ी खूबसूरती से उसकी सारी बेचैनी को दूर छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ बाहर जाने के सपने देख रहा था, जहाँ जाने के बाद हमारी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। काश उस वक्त मैं रुक जाता, अपनी पत्नी के सपने को समझने की कोशिश करता, तो आज मेरे घर में मेरी पत्नी मौजूद होती। हे भगवान, क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? करीब 1 हफ्ता हो चुका था और पूरा हफ्ता मैंने बहुत परेशानी में बिताया था। करीब 1 महीना मेरी मोहिनी से बात हो सकी थी। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर दोनों ही बंद जा रहा था। व्हाट्सएप पर भी वो मुझसे बात ख़त्म होने के बाद कभी ऑनलाइन नहीं आई थी। अभी मेरे वापस जाने में कुछ वक्त था, लेकिन जब मैं मोहिनी के तरफ से इतनी गंभीर चुप्पी देखी तो मैं खुद को और ज़्यादा रोक नहीं पाया। जो पहली टिकट मिली मैं वापस आ गया। वापस आकर वही हुआ जिसका मोहिनी को डर था। अब उसके सपने के आधार पर मैं उसे कहाँ ढूंढता, कहाँ से वो कुआं लाता और कहाँ से लोगों के उस भीड़ को तलाश करता। जब हफ्तों तक भी वो मुझे ना मिली तो माँ ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की और कहा, कहीं चली गई होगी कहीं पर, तुम क्यों बिन वजह परेशान हो रहे हो? ये आजकल की लड़कियां ऐसे ही करती हैं। जब पति बाहर जाता है तो लड़कों से दोस्तियां कर लेती हैं और उसके साथ भाग जाती हैं। माँ, मैं नहीं मानता मोहिनी ऐसी थी। माँ, आपसे मोहिनी ने कुछ कहा था या अपनी कोई परेशानी बताई थी? क्या मतलब? जैसे कोई इशारा हो उसके बिना पर हम उस तक पहुंच सकते हैं। इस बात पर माँ बिल्कुल गंभीरता से बोली, अरे बेटे, तुम अपनी बातें अपनी माँ से नहीं करते। वह तो फिर भी मेरी बहू है, वह क्यों अपनी पर्सनल बातें मुझे बताने लगी? तुम भी अजीब बातें करते हो। मैं चुप कर गया। ठीक 2 दिन के बाद मुझे फिर से वही सपना आया, मगर इस बार सपने में कुछ बिल्कुल अलग था। एक बंद कमरा था जहाँ मोहिनी बंधी हुई थी और उसकी आंखें बंद थी, जैसे वह रो रही हो। जैसे ही मैंने मोहिनी को उस कमरे में देखा था तो वो मुझे देखकर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लगी और बोली, मेरे मुजरिम तुमसे जुड़े रिश्ते में हैं। मैंने मना किया था मगर तुम नहीं रुके। तुमने मुड़कर मेरी खबर तक नहीं ली और मैं यहाँ हर रोज़ मरती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो पुष्कर, तुम्हें भगवान की कसम है, मुझे इस नर्क से बाहर निकालो। वह देखो, वह सभी लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। पुष्कर, मुझे उनके सवाल से बचा लो। वह मुझे बहुत ही मारते पीटते हैं। वो परेशानी में बोलती जा रही थी। वह देखो, उनसे हाथ से एक तरफ इशारा किया तो मैंने गर्दन मोड़कर देखा।
वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार गिरी पड़ी थी, जहाँ पर लोगों का एक अनगिनत भीड़ था। मोहिनी को बुला रहा था और वे बार बार मुझे बुला रही थी, मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। जबकि मैं हैरानी से वहाँ खड़ा रहा, सारा मंजर अपनी आंखों से देखता रहा। साथ लोगों का भीड़ भी बार बार बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उन सब लोगों ने मिलकर दीवार में लगी बड़ी सी खिड़की एक झटके से तोड़ दी और इंसानों का एक बड़ा सैलाब मेरी मोहिनी की तरफ भागा। तो वह चीखें मारने लगी, रोने लगी। इससे पहले उसे बचाने के लिए मैं वहाँ जाता, वे लोग कहीं गुम हो चुके थे। बस उस सपने के बाद मेरी आंख खुल गई थी। मैंने आसपास देखा तो आज भी मैं कमरे में ही था। ये मुझे कैसे सपने आ रहे थे? क्या मुझे कोई इशारा मिल रहा था जिसे मोहिनी को ढूंढ सकूं, या फिर ये सपना मेरे दिमाग के ऊपर थी? माँ आंगन में बैठी पूजा पाठ कर रही थी। मैं आकर उनके गोद में लेट गया और रोने लगा। वह मुझे जैसे जैसे दिलासे दे रही थी वैसे ही मैं और ज़्यादा रो रहा था। माँ, मैं ही हूँ मोहिनी का मुजरिम, उसके घर के गायब हो जाने का कारण। वह मुझे मना करती रही, मत जाइए मुझे छोड़कर, आप जाएंगे तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा। मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उस वक्त मेरे सर पर सिर्फ बाहर जाने का भूत सवार था और मैं किसी भी हाल में ये सुनहरा मौका अपने हाथ से नहीं खोना चाहता था। लेकिन अब क्या करूं? मैं वहां जाकर अपनी पत्नी को ही खो चुका हूं। माँ मुझे संभालने की बहुत कोशिश करती, वह अक्सर मेरा ध्यान मोहिनी की तरफ से हटाने में लगी रहती, ताकि मैं बिन वजह सोच सोच कर पागल ना हो जाऊं। एक दिन मैं अपने घर में यूं ही बैठा था जब माँ की एक सहेली हमारे घर में आई। अरे बेटा पुष्कर, तुम कब वापस आए? भला मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझे मिलते ही ना। मैं चुप रहा। अब जब से मोहिनी गुम हुई थी तब से मैं लोगों की बातों का भी बहुत कम ही जवाब देता था। अगर ज़रूरी होता तो ही देता, वरना यूं ही चुप बैठा रहता जब तक माँ भी वहाँ आ चुकी थी। वह नरमी से बोली, अरे बालिका दरबार में लेकर जाती ना अपने बेटे को। मेरी पड़ोसन गई थी, उसका तो सब कुछ मामला सेट हो गया है। कल मैं भी गई थी, मेरे बेटे की नौकरी लग गई। वहाँ भीड़ काफ़ी होती है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बालिका देवी से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। वही सब बताती हैं हमारे साथ कब क्या होगा। उस औरत ने मुझे देखा और अफसोस से अपना सर ना में हिलाने लगी। तुम्हारी माँ तो उन बालिका देवी को बहुत मानती भी है, फिर तुम वहाँ क्यों नहीं गए? बालिका देवी के शक्तियों ने न जाने कितने लोगों का भला किया हुआ है। उनके पास जाओ, जो भी अपनी समस्या लेकर जाता है बालिका देवी सब कुछ जल्दी से देखकर बता देती हैं। मुझे उनके बातों पर यकीन नहीं था। मैंने बगैर किसी लगी लपेटी कहा, क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। वह औरत जो मेरे निजी समस्याओं में बोलने की कोशिश कर रही थी, मेरे जवाब पर वह खिसियानी सी हंसी हंसने लगी। बोली, अच्छा मत जाओ, चलो मुझे ही बता दो कि तुम्हारी परेशानी क्या है। तुम्हारे लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। आखिर प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। तुम्हारी माँ ने भी मेरे लिए बहुत प्रार्थना की थी और आज देखो, मेरी बहू का बच्चा सेहतमंद है। डॉक्टर ने जवाब दिया था कि बच्चा नहीं हो सकता। बहुत कर्ज है तुम्हारी माँ का मुझ पर। बताओ क्या बात है? वे औरत अजीब चिपकू थी, बिन वजह ही जानकारी लेने के लिए पागल हुए जा रही थी। एक तो मेरी पत्नी न जाने कहाँ गायब हो गई थी। मेरा दिमाग बेहद खराब हो रहा था। अच्छा होगा आप अपनी एडवाइस अपने पास ही रखो। मम्मी से मिलने आई तो सिर्फ उनसे मिलो और बाकी समस्याओं को छोड़ दो। ये कहकर वह वहाँ से जाने लगा, जब औरत पीछे से बोली, अरे बेटा, मुझे लगता है तुम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, तभी इतना गुस्सा कर रहे हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बालिका देवी जाना। अरे वह तो ख़ास तौर पर गुमशुदा लोगों का सुराग निकाल देती हैं। मुझे उस औरत की बातों से बेहद उलझन हो रही थी। मेरा दिमाग बुरी तरह से दुख रहा था। मैंने गाड़ी की चाबी ली, अपने घर आ गया। पहले आंगन में कुछ देर बैठा रहा, फिर घर की सफाई करने लगा। 2-3 घंटा मैंने ऊपर से लेकर सारा घर साफ कर दिया, मगर दिल बड़ा बोझल था। फिर मैं पीछे की तरफ स्टोर रूम में चला गया। मेरे मकान में गली भी पड़ती थी। मेन गेट चौड़े गली की तरफ था। स्टोर रूम छत पर जाने वाली सीढ़ी पीछे गली में था और वहाँ पर ही मैं स्टोर रूम बनाया हुआ था, जिसमें फालतू सामान थे और कुछ पेड़ पौधों का खाद वगैरह पड़ा था। पेड़ पौधे भी मेरे सूख रहे थे। मैंने स्टोर रूम को फावड़ा लेने के लिए खोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। यही एक कमरा था जिसको मैंने नहीं खोला था। यही मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मेरा दिल चाहा अपना सर दीवार से दे मारूं। आखिर इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे पूरा घर खोलकर अच्छी तरह देखना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त स्टोर रूम को देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था यहाँ पर ही मेरी पत्नी को रखा गया था। दीवार के साथ जंजीर बांधी गई थी। यहाँ जंजीर पड़ी हुई थी जो शायद 4 जंजीरें थीं हाथ पैरों के लिए, बस। उसके अलावा स्टोर रूम से बहुत तेज़ बदबू उठ रही थी। वहीं पर खाने का बर्तन, पानी का बर्तन बड़े ही उल्टे सीधे तरीके से पड़े हुए थे। एक कुर्सी रखी गई थी, शायद उसी पर मोहिनी को बांधा गया था। पिछले गली में यानी जो कोई भी था उसने मेरी पत्नी को मेरे ही घर में रखा हुआ था और बड़ी चालाकी से सबको धोखे भी दे रहा था।
फिलहाल स्टोर रूम तो काफ़ी दिनों से बंद था ताकि उस पर किसी का ध्यान ही ना जाए, वो बड़े तसल्ली से मोहिनी को वहाँ रख सके। इन सब के बावजूद मुझे ये बात नहीं समझ आ रही थी, अगर उसने मोहिनी को घर में ही रखना था तो फिर क्यों बांधा हुआ था और किस लिए ये सब कर रहा था। मैंने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया, उन्हें पूरी सिचुएशन बताकर उनका इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में पुलिस आ गई थी। उन्होंने इस जगह को बारीकी से जांच की, उसको टेस्ट के लिए भेजा गया। एक दिन में उनकी रिपोर्ट भी आ गई थी। इसके हिसाब से सच में वहाँ मोहिनी ही मौजूद थी, जिसे कुछ दिन पहले ही वहाँ से शिफ्ट किया गया था। मेरे आने के एक दिन के बाद मोहिनी को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। पुलिस ने मुझसे पूछा, क्या आपको किसी पर शक है? तो मैंने ना में सिर हिलाया, क्योंकि सच में मुझे अभी किसी पर कोई शक नहीं था। सर, अच्छी तरह सोचकर बताइए, क्या पता कोई ऐसा है जिससे आपकी पत्नी डरती हो और उन्होंने आपको थोड़ा बहुत कोई इशारा दिया हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसने आपका ध्यान खींचा हो। अगर ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ हमें बता दीजिए, ये केस को हल करने में हमारी मदद हो जाएगी। बहुत सोचने के बावजूद मुझे कोई ऐसा क्लू या आदमी याद नहीं आया जिसके साथ मोहिनी की कोई लड़ाई झगड़ा चल रही हो। कभी उसने बताया हो तो बीते हुए कल में कुछ ऐसी दुश्मनी हो। मैंने गली की तरफ एक कैमरा लगाया हुआ था, इससे गली का गेट दिखाई देता था। उनकी मदद से मुजरिम की पहचान करनी चाहिए, लेकिन मुजरिम कभी भी उस गेट से घर में दाखिल नहीं हुआ था। गली में और किसी का कैमरा भी नहीं था जिसकी वजह से मुजरिम की पहचान की जा सके। इस सब के बाद उन्होंने मेरी माँ को हिरासत में लेने की बात की थी, तो मैंने गुस्से से मना कर दिया। खबरदार अगर किसी ने मेरी माँ को तंग करने की कोशिश की, क्योंकि उनके अलावा और कोई भी ऐसा इशारा नहीं मिल रहा था जिससे शक किसी और पर जाता। जब पुलिस वालों ने कह दिया था कि कम से कम एक बार तो हम आपकी माँ से पूछताछ करेंगे, मैंने चुप से मोहिनी का केस वापस ले लिया, जिस पर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में हुए थे। जब माँ को इस बात का पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। बोली, बेटा तुमने ठीक नहीं किया, वे लोग तो अपना काम ही कर रहे थे। ये बात मोहिनी की माँ ने भी कहा था, लेकिन मैंने पुलिस वालों से कह दिया अगर मेरी माँ से पूछताछ की जाएगी तो फिर मेरी सास को भी इस पूछताछ में शामिल की जाए, क्योंकि मैं मोहिनी को लेकर अलग रहता था। मेरी माँ ने ही शादी करवाई थी। मेरी माँ मोहिनी को बहुत पसंद करती थी और जितना मोहिनी को चाहती थी शायद उसकी माँ भी उसे नहीं चाहती थी। अगर पूछताछ की जाए तो दोनों की ही होगी। मोहिनी की माँ चुप हो गई थी। मैंने अपना केस वापस ले लिया था। हो सकता है कुछ दिन के बाद मुजरिम का कोई ना कोई सुराग लग ही जाए। माँ मुझे डांट रही थी, लेकिन मैं अपनी माँ पर कोई इल्ज़ाम नहीं आने दे सकता था। माँ हमारे साथ भगवान है और हमें भगवान पर ही भरोसा रखना चाहिए। अगर भगवान ने हमारी कोई मदद करनी होगी तो हमें कुछ भी नहीं करना होगा। देखिएगा वह खुद हमारे सामने आ जाएगा, और अगर ऐसा होना हुआ तो हम लाख कोशिश करने के बावजूद यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, मगर मैं आपको तकलीफ़ नहीं दे सकता। ये बात सुनकर माँ रोने लगी और मुझे आशीर्वाद देने लगी। मैं कमरे में आ गया और नहाकर मैं पूजा करने लगा और भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी पत्नी को अपनी छत्र छाया में रखना। मैंने उसे अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। अब मैं अपनी गलती पर पछता रहा हूँ। करीब 15 मिनट में यूं ही प्रार्थना करता रहा। उसके बाद जाकर मेरे अंदर एक सुकून सा फैलने लगा। मैं प्रार्थना करके उठा। मुझे अपनी कंपनी की तरफ से मैसेज आया हुआ था। उन्हें कोई अर्जेंट काम था तो उन्हें मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी थी और मुझे जल्द से जल्द वापस बुलाया गया था। मगर मैंने उसी पल बिन सोचे समझे उन्हें जवाब में अपनी ड्यूटी ही कैंसिल करवा ली थी। तभी माँ कोई चीज़ लेने कमरे में आई तो मैंने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में बता दिया, जिस पर वह ज़्यादा गुस्सा होते हुए बोली, तुमने इतनी जल्दी फैसला क्यों ले लिया? मैंने माँ से कहा, माँ एक बार मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर चला गया था, दोबारा मैं यूँ नहीं करूँगा। यहीं छोटी मोटी जो भी नौकरी मिलेगी मैं कर लूँगा। मोहिनी को ढूंढ कर रहूँगा, चाहे मुझे उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाना हो। मेरे मरने के बाद अगर भगवान ने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? मुझे ऐसे बहुत डर लगता है। बस आप प्रार्थना करें मोहिनी जल्द से जल्द मिल जाए, वह ठीक हो। माँ हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगी। करीब 5 दिनों तक मैं अपने घर में आता जाता रहा। स्टोर रूम में वह सारे निशान मौजूद थे, जिससे साफ पता चल रहा था यहाँ मोहिनी को हर वक्त दवाइयों के असर में रखा जाता था। शायद इसलिए कि वह कोई शोर शराबा ना कर सके। मैं बहुत कोशिश कर रहा था किसी तरह मुझे वहाँ पर कोई सुराग मिल जाए या कोई निशान या कुछ भी ऐसा जिससे मैं मुजरिम नहीं तो मोहिनी तक तो पहुंच ही जाऊं, मगर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बहुत थक चुका था तो वहीं बैठकर ऊंची आवाज़ में रोने लगा। पता नहीं कब यूं ही रोते रोते मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सोने पर एक बार फिर से मोहिनी मेरे सपने में आई थी। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। मुझे देखकर नरमी से बोली, तुम्हें मुजरिम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वह तुम्हारे आस पास ही हैं।
पुष्कर मुझे बचा लो। जितनी जल्दी मुझे तलाश कर सकते हो कर लो, वरना यहाँ लोग मुझे मार देंगे। मुझे निकालो इस नर्क से। तुम किसी से भी प्रार्थना करवाओ मेरे लिए। अगर मैं मर गई तो दोबारा नहीं आऊँगी। मेरी आँख खुल गई। मैं यूं ही फर्श पर बैठा बैठा सो गया था। अब उठा था, छत को देखने लगा। मोहिनी चाहती थी मैं उसे ढूंढूं, यानी उसे जिसने भी छुपाया हो वह जान चुका है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर जल्द से जल्द मैं अपनी पत्नी को ना ढूंढ सका तो वह ज़रूर उसे मार देंगे। तभी वह इतनी परेशान दिखाई दे रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूँ? मुझे कोई रास्ता दिखा दे, मुझे कुछ अकल दे दे, मैं उस तक पहुँच सकूँ, उसे तलाश करूँ। भगवान से प्रार्थना करते करते मैंने सारे कमरे के ताले लगा दिए और बाहर निकल आया। अभी मोहल्ले से निकला था जब मुझे मोहिनी की दोस्त दिखाई दी थी। मुझे देखकर वह जल्दी से मोहिनी के बारे में पूछने लगी। क्या तुम नहीं मिली मोहिनी से? वो मुस्कुराते हुए बोलने लगी। जीजा जी, आपकी शादी के बाद ही तो मेरी शादी हो गई थी। बस फिर मैं बाहर चली गई थी। अब मिलने के लिए आई हूँ। यहाँ पर आकर काम में बिजी रही। अब टाइम मिला है तो आपके घर आ रही हूँ। मैंने मोहिनी के फ़ोन पर भी कई बार ट्राई किया था, उसका फ़ोन बंद जा रहा था। आप मुझे रास्ते में मिल गए, अच्छा हुआ। मैं बड़ी उदास होकर मोहिनी के दोस्त से कहा, नहीं अर्पिता, अब तुम मुझसे नहीं मिल सकती। वह हैरानी से मुझे देखते ही बोली, क्या हुआ जीजा जी? सब ठीक है? आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मोहिनी तो ठीक है ना? आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? मैंने अर्पिता से कहा, कुछ भी ठीक नहीं है मोहिनी, लापता हो गई है। अरे ऐसे कैसे लापता हो गई है? छोटी बच्ची तो नहीं है, आप फालतू में ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर मोहल्ले में ही किसी के घर होगी, अभी आ जाएगी। मेरी आंखों में बेकाबू होकर उसकी बातों से आंसू उमड़ाए थे, जिन्हें मैंने अपने हाथों से रगड़ते हुए कहा, मोहिनी को गुम हुए 4-5 महीने बीत चुके हैं। 2 महीने तो मैं कनाडा में ही था जब उससे मेरी बात नहीं हो पाई थी। यहाँ आए और उसे ढूंढते 3 महीने बीत चुके हैं। अर्पिता को मैंने सारी बात बता दी। वह तो बिल्कुल गूंगी रह गई, कुछ बोल ही ना सकी। अर्पिता, तुम मोहिनी की दोस्त थी ना, तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? जल्दी से बोली, जीजा जी आप बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं होता वह हंसमुख मोहिनी यूँ अचानक गुम हो सकती है। अर्पिता, क्या मोहिनी ने शादी से पहले या शादी के बाद कुछ बताया है तुमको? मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या उसे कोई तंग करता हो या कुछ भी, कोई छोटी सी छोटी बात भी अगर उससे संबंधित तुम्हें कोई भी बात बताई हो तो भगवान के लिए मुझे बता दो। वह कुछ सोचते हुए बोली, जीजा जी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगी तो आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मुझे नहीं लगता ये बात मुझे आपसे करनी चाहिए। मैंने उससे जल्दी पूछा, तुम परेशान ना हो, जो भी बात है मुझे खुलकर बताओ। मैं तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। भगवान के लिए ये कोई भी ऐसी बात हो या कोई इशारा हो मुझे बता सकती हो, जिससे मैं अपनी पत्नी तक पहुंच जाऊं। पता नहीं कितनी परेशानी में होगी। जीजा जी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मोहिनी ने 1-2 बार बताया था कि आंटी का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं है। वो उसकी बात काट कर बोला, मम्मी का व्यवहार क्यों नहीं ठीक होगा? मम्मी ने तो शुरू से ही हमें अलग कर दिया था। मोहिनी तो अलग घर में रहती थी, तो फिर मम्मी उसे क्यों तंग करेगी? वह नरमी से बोली, तभी मैं आपको नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि आपकी माँ है और अपनी माँ के बारे में कोई भी इंसान गलत बात नहीं कर सकता, फिर चाहे आप हो या मैं। बाकी आपने ऐसी वैसी बात पूछी तो मुझे सिर्फ यही बात याद आई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मोहिनी झगड़ालू लड़की नहीं थी, उसकी किसी से दोस्ती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। वह तो अपने नाम की तरह मनमोहिनी थी, हर किसी का दिल जीत लिया करती थी। ये कहकर वह चुप हो गई तो मैं जल्दी से बोला, नहीं नहीं, मुझे बताओ मम्मी क्या बात कर रही थी? वह पता नहीं, मुझे अब ठीक तरह से याद नहीं, लेकिन वह बताती है कि आंटी उसे टॉर्चर करती थी। उसने कहा था कि तुम्हें सच्चे सपने आते हैं, तभी मैं तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाई हूँ, ताकि तुम हमारे लिए कुछ काम आ सको। आंटी उसे मजबूर करती थी, कभी अपनी कोई समस्या बताकर या फिर किसी सहेली या अपनी बेटी की समस्या बताकर मुझे उनके भविष्य के बारे में बताओ। सपने में देखकर मोहिनी उन्हें साफ मना करती कि मेरे बस में नहीं है कुछ भी, मैं नहीं देख सकती, तो वह उससे बातें सुनाती थी। तुम बिन वजह जानबूझकर मुझे मना कर रही हो, जबकि तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है। तुम भविष्य आराम से देख लेती हो, जबकि ऐसा नहीं था जीजा जी। मैं बचपन से मोहिनी को जानती हूँ, उसे सच्चे सपने भी कभी कभार ही आते थे। बस 1-2 बार उसने आंटी के बारे में ये बातें बताई थी, उसे मजबूर करती थी। ये बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आज तक माँ या मोहिनी ने भी इन बातों को कभी पता नहीं लगने दिया था। अर्पिता, क्या जो कुछ तुम कह रही हो ये सच है? वह बिल्कुल डटकर बोली, मैं सच कह रही हूँ जीजा जी, मैं अपनी कसम खाकर कहती हूँ। बल्कि शायद मेरी कसम पर भी आपको भरोसा ना हो, तो मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, जो कुछ आपको बताया है वह सब सच है। और ये भी बताती चलूँ कि मोहिनी आपसे ये बातें छुपाती थी, वह नहीं चाहती थी ये बातें आपको बताए,
और आप और आंटी में कोई भी उसकी वजह से गलतफहमियां पैदा हो। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं बात करके मैं वहाँ से चला आया था। अब मेरा दिमाग घर के तरफ था। मैं माँ से इन बातों की जांच करना चाहता था। फिर अब अर्पिता ने कसम खाई थी, लेकिन फिर भी जब तक मैं अपनी माँ से इन बातों की जानकारी ना लेता तब तक मैं आराम से नहीं बैठता। मोहिनी के सपने वाली बात तो मुझे शादी के बाद पता चल गई थी, और वह भी मोहिनी ने ही बताई थी, जबकि माँ ने ऐसी वैसी किसी बात का कभी पता न लगने दिया था। मुझे याद था मेरी बहन ने यूं ही एक बार बातों बातों में मुझे बताया था कि अभी दोनों की शादी नहीं हुई थी और उसका कोई जेवर गुम हो गया था। अगले दिन वो यूं ही मोहिनी से फ़ोन पर बात कर रही थी तो मेरी पत्नी मोहिनी ने उसे बता दिया था कि तुम्हारा जेवर फला जगह पर पड़ा हुआ है। ये बात करते हुए मेरी बहन बहुत हंसी थी। तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है, तुम्हारे घर में कभी कुछ गुम नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी तो हर बात का पता होता है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब कड़ी से कड़ी मिलती जा रही थी। मैं पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा था। तभी मुझे एक बार फिर वही भीड़ दिखाई दिया जहाँ लोग बड़ी भीड़ लगाकर खड़े थे। उसी वक्त मुझे मोहिनी का सपना याद आया, जिसमें वो कह रही थी किसी से प्रार्थना करवा लो। मुझे उन सब पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन मोहिनी पर था। वह चाह रही थी मैं उसे ढूंढूं। मैं बगैर सोचे समझे उस लाइन में लग गया। मुझे विश्वास तो नहीं था यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन अब मैं थक चुका था और खुद ब खुद मेरे पैर वहाँ रुक गए थे। काफ़ी देर के बाद मेरा नंबर आया तो वहाँ कमरे में बाहर बैठे आदमी ने मुझसे 1000 रुपये लिए। मैंने चुप से पैसे निकाल कर दे दिए। जब अंदर गया तो वहाँ अजीब से ड्रामे चल रहे थे। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, देखने में कोई ढोंगी सा लग रहा था। उसके पास नीचे ज़मीन पर छोटा सा कपड़ा पड़ा था, जिस पर एक लड़की आंखें बंद किए दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठी थी। उस लड़की की कंडीशन बहुत बुरी लग रही थी। बालों की लटें उसके मुंह के ऊपर बिखरी हुई थी। कपड़े भी बहुत मैले कुचेले हो रहे थे। हाँ भाई, तुम्हारी क्या समस्या है? बाबा ने ऊंची आवाज़ में मुझसे पूछा। तो पहले मेरा दिल किया मैं चुप से निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने बताया कि मेरी पत्नी लापता है, उसकी खोज लगवानी है। मैं तुमसे प्रार्थना करवाना चाहता हूँ, बस मुझे मेरी पत्नी चाहिए। उस आदमी ने औरत की तरफ इशारा किया और कहा, बालिका देवी, कोई नया आदमी आया है, उन्हें उनकी पत्नी का पता बता दो, सपने में देखकर कि उनकी पत्नी कहाँ पर है। मैंने मुंह बिगाड़कर उस बालिका देवी को देखा जो आंखें बंद किए बैठी हुई थी। दूर से ही नशीली दवाइयों की बदबू आ रही थी, जिसे अंदाजा करना बड़ा मुश्किल था कि इस वक्त वह नशे की हालत में थी। मैं वापस आने के लिए उठने लगा, तभी रुक गया। मुझे लगा कदम उठाना और अपना सांस लेना मुश्किल हो गया। दोबारा से उस औरत के करीब गया और उसे गौर से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी मोहिनी थी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी और इतनी मैली कुचैली हो रही थी कि पहचानना बड़ा मुश्किल था। मैंने उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाकर देखा। सब लोग मेरी तरफ ध्यान देने लगे। उसके चेले ने मुझे पीछे से धकेलना चाहा तो मैं उसे बुरी तरह से पीटने लगा। वहाँ पर अच्छा खासा तमाशा लग चुका था। इसी अफरा तफरी में और भीड़ में किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस भी आ गई थी। उन्हें मैंने बताया कि यही मेरी पत्नी है। वही पुलिस थे जो मोहिनी की केस को फॉलो कर रहे थे। पुलिस वाले भी ये देखकर हैरान हुए थे। हाँ, सभी लोगों को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया था जो इस काम में मिले हुए थे। मोहिनी को अस्पताल ले जाया गया था। उसकी कंडीशन बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, नशे की हालत में थी और पिछले 5 महीने से बराबर वह नशे में थी, जिसकी वजह से वह किसी को पहचान नहीं पा रही थी। पुलिस ने सभी से पूछताछ की थी और उसमें मेरी माँ भी शामिल थी। पुलिस ने उनको भी हिरासत में ले लिया था। मोहिनी के माता पिता से भी पूछताछ की गई थी। उसके सपने वाली बात बिल्कुल सच्ची थी। वह बचपन से ही सच्चे सपने देखा करती थी, पर उसके माँ बाप ने उसे कभी इस्तेमाल न किया और मेरी माँ ने उसे इस्तेमाल करने के लिए मेरी शादी उससे करवाई थी और मुझे विदेश जाने से भी नहीं रोका। मेरी पत्नी के सच्चे सपनों से न जाने उसने कितने रुपए कमा लिए थे और अपनी बेटी को दे रही थी और अपने बड़े बेटे का भी खूब घर भर रही थी और माँ अपने भाई रिश्तेदारों को भी खूब अमीर कर चुकी थी। यहाँ तो किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ा था। अब मेरी दुनिया हिलकर रह गई थी। मोहिनी मेरे नाम से जुड़ गई थी और मेरी वजह से उसको ये सज़ा मिली थी, क्योंकि ना ही मैं उससे शादी करता और ना ही वो मेरी पत्नी बनती, ना ही मेरी माँ उसे इस्तेमाल करती। और मैं भी तो माँ के साथ उतना ही मुजरिम हुआ। मैं भी अपने सपनों के पीछे भाग रहा था। मैं अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी और मैं अपनी मुंह की खाया। मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं करूँगा। मेरी माँ इस वक्त जेल में हैं। वो जेल को ही डिज़र्व करती हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। किसी बच्चों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़ा पाप है। आज मैं जेल गया था अपनी माँ से मिलने के लिए। मुझे खबर मिली थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसकी वजह से मैं माँ से मिलने आया था। मैं मजबूर था क्योंकि वो मेरी माँ थी, पर एक मुजरिम थी। मैं यही सोचता रहा, आखिर मेरी माँ ने ये सब क्यों किया? उन्हें क्या ज़रूरत थी पैसों की? माँ ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया था। उन्होंने इसी वजह से ये शादी करवाई थी ताकि वह उसे अपने घटिया कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकें।
मेरे जाते ही माँ ने मोहिनी को नशे की दवाइयाँ देनी शुरू कर दी थी और फिर उसको घर के अंदर ही जंजीरों में बांध कर रखा गया था। तरह तरह के लोगों की समस्याएं हल करवा रही थी। मैं हक्का बक्का वहीं खड़ा था जब एक पुलिस वाला मेरे पास आया और बोला, हाँ भाई, अब बताइए क्या अब भी आपकी माँ गुनहगार है या नहीं। मैं पुलिस वाले की बात सुनकर अपना सर झुका दिया था क्योंकि मेरी माँ मुजरिम थी। उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया था। मेरी माँ मुझसे माफ़ी मांग रही थी लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा पाप किया था और माफ़ी उसी से मांगनी चाहिए जिसके साथ तुमने बुरा किया हो, और वह खुद अभी हॉस्पिटल में थी। मैं सीधा अपनी पत्नी के पास आ गया। उसे अब थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। वह अब मुझे पहचानने लगी थी। मैं भी अपनी माँ के साथ उतना ही उसका गुनहगार था। मैं तो सिर्फ उससे माफ़ी मांगकर अपने पापों का पश्चाताप करना चाहता था। आप लोग बताइए क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है। मेरी ये कहानी सुनाने का मकसद यही है भाइयों, अगर आपकी पत्नी है और आपकी माँ है या फिर आपकी बहन है, सबकी जिम्मेदारी आपके सर है और सबका एक अलग दायरा है और ये तीनों आपकी ज़िंदगी में एक अलग मुकाम रखते हैं और इन तीनों में फ़र्क करना आपको खुद से आना चाहिए। इनमें से मुजरिम कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी पत्नी हो। तो आपको सोच समझकर हर किसी की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।